नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मौर्य। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज एक ऐसे कलाकार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी कला से शिखर को छुआ है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनकी कला को देखकर आज के युवा सीख रहे हैं अभिनय। और जिनके नाम में ही श्री राम है, वो हमारे इंदौर की शान, कलाकार, नाट्यकर्मी, चित्रकार, निर्देशक श्री राम जोग। श्री राम जी, जैसा कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बचपन में जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप उसको कहते हैं कि अच्छा, आई बाबा कहते हैं बाय बाय, चलते कैसे हैं, तो वो अभिनय करके दिखाता है। तो अभिनय हमारे खून में है। तो आपका जो अभिनय की शुरुआत कैसे हुई? ऐसा निश्चित तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में मतलब 8 साल के थे, 10 साल के थे तो कॉलोनी के गणेश उत्सव में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुछ न कुछ करते रहते थे। रिकॉर्ड एक्शन भी किया है। ये भाई जरा देख के चलो पे, है ना। तो ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं 8 या 10 साल का था। सारा खेल शुरू हुआ है मतलब गंभीरता से अगर कहें तो 1979-80 से। उसके पहले भी यहाँ महाराष्ट्र कामर सभा नाम की एक संस्था थी, उसके भी हम ईयरली एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था 3 दिवसीय। उसमें संस्था के कलाकार मिलके कुछ एक मराठी नाटक करते थे। तो उस मराठी नाटक में अभिनय को बाबा साहब डीके, मेरे गुरु, उन्होंने देखा और किसी एक नाटक के लिए मुझसे पूछा कि तू करशील करे माझ्याबरोबर काम है। तो वहाँ से वो एक नाट्य भारती संस्था के साथ जुड़ने का एक सिलसिला वहाँ से चला। उस वक्त भी नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, कितने साल पुरानी बात है? 1979। 1979, 80 के करीब आपने शुरुआत करी नाट्य भारती। और उसके बाद अभी तक कितने प्रयोग और हिंदी और मराठी नाटक आपने किए? बहुत ऐसा आंकड़ा नहीं है। 80-85-100 के करीब नाटक या एकांकिका हिंदी और मराठी मिला के है। और लगभग 1,500 के करीब, उससे ज़्यादा के प्रयोग जिसको बोलते हैं, शो जिसको कहते हैं, वो है। उसमें एकल अभिनय भी शामिल है। उसके भी 150-200 से ऊपर शो हो चुके हैं मेरे एकल अभिनय के। तो नाटक के अलावा आपने निर्देशन भी किया है, तो वो क्या क्या है? वो सिलसिला 1980 से नहीं शुरू हुआ। अच्छा। बाबा साहब हमारे जो हैं वो 1996 में गुजरे, लेकिन उनका देहावसान होने से पहले 1994 में उन्होंने मुझे एक नाटक डायरेक्ट करने के लिए कहा कि कंपटीशन में हम लोग नहीं जा पाते नाट्य भारती के लोग, क्योंकि उनकी एक एज हो गई थी। तो इतने बड़े होने के बाद से वो कंपटीशन में नहीं जाते थे, पर अपनी संस्था से एंट्री जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक नाटक कहा कि ये तू बिठा के देख। अच्छा। तो 1994 से नाटक का डायरेक्शन शुरू हुआ। लगभग वो जब तक थे तब तक 3 या 4 नाटक या एकांकिका मैंने उनके सामने डायरेक्ट कर ली थी। तो बाकी सारी चीज़ें 1996 के बाद से, उनके जाने के बाद तो पूरा मैंने डायरेक्ट किया है। अच्छा, आपको बहुत से नाटकों में पुरस्कार मिला है ना? आपने बहुत से नाटकों में एक अच्छे पात्र की भूमिका निभाई। तो आपको सबसे अच्छा पात्र कौन सा लगता है जो दिल को छूता है और उनको करने में आपको आनंद मिलता है? नहीं, इतने सारे नाटक हो गए हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इतने सारे वैरायटी कैरेक्टर्स किए हैं। अच्छा। तो निश्चित तौर से वो सारे दिल से ही किए हैं ना। हाँ। तो कोई एक आधा पात्र बहुत ज़्यादा दिल के करीब है या ऐसा कुछ है, वो नहीं है। लेकिन कुछ पात्रों में कुछ अच्छी सी फिलॉसफी थी, कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन का अच्छा सा उपयोग था। जैसे अभी डहूल नाटक किया था, जिसका भी हमने हिंदी में प्रयोग किया है, उसका अंतर प्रवाह नाम से। ये एक फिलोसॉफिकल नाटक है और वो लोगों तक आपको सिर्फ और सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू पहुंचाना है। तो उसका
उसी याद आई था? नहीं, वो ऐसे डायलॉग याद रहते हैं तो अकस्मात निकल नहीं पाते। अच्छा। हम रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल के बाद ही आते हैं। लेकिन एक फिलॉसफी की जैसे उसमें एक फिलोसॉफिकल डायलॉग था कि मनुष्य का मन एक कुरुक्षेत्र के समान होता है, जहाँ विचार और विकार इनका दोनों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। वासनाएं प्रबल होती है, चाहे जिस तरीके से मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, उसे रोक सकने वाली शक्ति उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये युद्ध न कभी थमता है न कभी खत्म होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। लेकिन इसे रोक सकने की एक ही शक्ति होती है जो मनुष्य की भीतर ही होती है, और वो होती है उसकी विचार शक्ति, विवेक बुद्धि। और विवेक बुद्धि का उपयोग आपको तत्क्षण करना पड़ता है, और जो लोग ये कर लेते हैं वो ये जीवन रूपी कुरुक्षेत्र जीत पाते हैं। ये फिलॉसफी है। हाँ, हमारा विवेक कितना है हम, और उसका उपयोग उसी समय करना। विवेक का उपयोग आप कब करोगे? जब घटना हो रही तभी। ये तो मतलब बॉल आई है तो मारना है। मतलब सारे पात्र आपको अभिनय के क्षेत्र में जितने भी आपने किए लगभग सब ऐसा होता ही नहीं ना, चूंकि हम नाटक डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो स्क्रिप्ट हमें पसंद है इसलिए तो हम कर रहे हैं ना। हाँ। नापसंद की वाली कोई चीज़ अगर कोई मुझे कहता है कि ये नाटक करना है, हमारे ग्रुप के लिए करोगे क्या, तो पहले मैं यही कहता कि भैया तुम्हारी स्क्रिप्ट बताओ मुझे, वो संहिता मुझे समझ में आना चाहिए। मुझे अगर अच्छी लग रही है तो अब जब अच्छी लग रही है तो सभी अच्छा है। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ कैरेक्टर्स बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे भूल भुलैया का जीवा और शिवा का नाटक का, या तो अणारे का एक कैरेक्टर है, या फिर निष्पाप नाटक का चिंतामणि नाम का कैरेक्टर है। मतलब चिंतामणि ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि जब भी उसके शो होते थे तो थोड़ा सा विलेनिश कैरेक्टर होने के कारण से दर्शकों में से आवाज़ आती थी कि ये नालायक आदमी फिर आ गया। तो ये जो नालायक ये जो शब्द है, ये निश्चित तौर से प्रमाण पत्र है, उस कैरेक्टर को जीने का प्रमाण पत्र है। या किसी एक नाटक में कीर्तनकार की भूमिका की थी, तो दर्शकों में से जब मैं उतर के जा रहा था तो ये बात साउथ की है, इंटरबैंक ड्रामा कंपटीशन में गए थे, त्रिवेंद्रम की बात है, तो वहाँ पे कई लोग पैर छूके गए। तो अब हाँ, अब रोल तो वो भी अच्छा ही किया ना, लेकिन उसके कई परिणाम बड़े अलग ढंग से मिलते हैं, उसका आनंद है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मंच पर हैं और किसी वैधान से आपने डायलॉग भूल गए और कंटिन्यू कर नहीं पाए, तो क्या हुआ? आपने कैसा संभाला, क्या क्या किया? नहीं, ऐसा कई बार होता है। अच्छा। ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपका हर शो जो है वो बिल्कुल वैसा का वैसा मशीन जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता भी है। भूलना ये स्वाभाविक क्रिया है। ब्लैंक हो जाना जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है। मतलब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बोलते बोलते मैं ब्लैंक हो गया, इतना ब्लैंक हो गया कि मैं उस 4, 5, 6 सेकंड के लिए ये हालत है कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन सा नाटक कर रहा हूँ ये भी मुझे पता नहीं चला। तो ये साथी कलाकार संभालते हैं। अच्छा। पर उस समय साथी कलाकार को ये लगा कि मैं शायद बहुत ज़्यादा उस भूमिका में घुस गया हूँ, तो मैं और रिएक्ट हो रहा हूँ और पूरा पॉजेज ले रहा हूँ या ऐसा प्रकार से, जबकि मैं ब्लैंक हो चुका था। तो उस समय ये भी किया है कि ये कान पकड़े, अरे ज़रा मुझे क्लू दे रहे। अच्छा। ऐसा करके वो शो फिर से गो ऑन होता है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल। नहीं होना भी चाहिए ना। कंपटीशन के नाटक में ये स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका 1 मार्क 2 मार्क आपके कम कर देगा, माइनस कर देगा। तो आप अलर्ट रहते हैं, अलर्ट सब रहते हैं। ये बोल रहा है तो मैं संभालूंगा, मैं बोल रहा है तो तुम संभालोगे। और पता चला कि अपने को ही पता चलता है कि अपन कहीं पे भी गलत जा रहे हैं, तो हम ही चूँकि इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे रहते तो हम ही अपने आप को संभालते चले जाते हैं। अच्छा। थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं। मुद्दा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वही है जो शायद तुम्हारा प्रश्न हो सकता है कि आप बेयरिंग मत छोड़ो उस कैरेक्टर का बेयरिंग नहीं छोड़ोगे ना तो कोई, अब मुझे कहना अरे काका आप ऐसा मत करो, अब काका की जगह मामा निकल गया, ओके, अरे मामा निकल गया, ऐसा नहीं, ओके निकल गया मामा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे साथ हुआ था ना। हाँ? बाबा डेके के साथ में नाटक कर रहा था, मैं अपने डायलॉग भूल गया। उन्होंने कहा अरे जोशी जी के बारे में आप बोलना चाह रहे थे ना, उन्होंने क्यों दिए? बिल्कुल। हाँ, तो ये होता है ना, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, ऐसा करके हम लोग संभालते हैं। और ये होता है,
और ये बहुत सहज है, इसमें कुछ अच्छा फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शो हो जाने के बाद फिर आप है ना फिर मैकेनिकल चालू हो जाते हो, तो वो भी गलत है। भावना खत्म हो जाती है। हाँ, आप फिर सिर्फ डायलॉग पेल रहे हो जिसको तो ऐसा किसी नाटक में हुआ उसमें? नहीं, वो समझ में आ जाता है। अच्छा। अपने को समझ में आ जाता है कि आज अपन गलत किए हैं, अपने को समझ में आ जाता है कि आज अपन अच्छा किए हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने अच्छा किया है, लेकिन पता चला कि कोई दर्शकों में से किसी अरे आज उतना मज़ा नहीं आया यार, ऐसे बोलने वाले भी आते हैं। सही। और कई बार हमने खुद को समझा रहता है कि हमने आज अच्छा नहीं किया है, फिर भी पीठ थपथपाने वाले कई लोग चले आते हैं। तो वो पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, दर्शकों पे डिपेंड करता है कि वो उस किस जॉनर के हैं। मतलब एक अच्छा सा कॉमेडी वाला नाटक भी कई बार फेल हो सकता है आपका, क्योंकि उसका कॉमेडी सेंस या सेंस ऑफ ह्यूमर समझने के लिए जो दर्शक बैठे हैं वो कितने तैयार हैं। इसलिए तो मतलब वो क्या बोलते हैं ना, एक सिनेमा देखने के लिए भी तैयार करने की एक मुहिम चलाई जाती है ना, कि ये आपको देखना है ना। राज कपूर की फिल्म भी आई थी, मेरा नाम जोकर। तो पहले तो आदमी को समझ में नहीं आई, उसके बाद रिलीज की तो सुपरहिट हो गई। तो अगला सवाल मेरा ये है कि नाटकों के साथ में आपने जो बैंक में नौकरी की, तो नाटक और बैंक के साथ काम करते समय आपने बैलेंस किया, कैसा किया, क्या किया? नहीं, बैंक की नौकरी होने का एक फ़ायदा निश्चित हुआ, क्योंकि एक निश्चित तय समय होता है 10:30 से 5:30, है ना। अच्छा, चूँकि हम नाटक करते थे, एक अच्छा सा माहौल था, बैंक वालों को भी पता था, तो टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा कभी समस्या आई नहीं। अच्छा। है ना। ये तो बाद में जब बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़े से जो बदलाव आए हैं उसके कारण से ज़रूर कुछ चीज़ें हो गई, तो तब तक तो बैंक से रिटायर्ड होने का वक्त आ गया था। अच्छा, फिर बैंक के भीतर भी हमारा ड्रामा क्लब था। अच्छा। हाँ, तो हम बैंक के लिए भी नाटक करते थे, बैंक के कंपटीशन में भी जाते थे, तो वो भी एक एडवांटेज था। और बहुत सीधा है यार कि रंग कर्म और बैंक कर्म दोनों। बैंक कर्म जो है पेट भरने के लिए तो करना ही है, रंग कर्म करना है आनंद के लिए। ऐसा तो नहीं आपको लगता था कि यार ये नाटक फालतू काम कर रहे हैं अपन? बिल्कुल नहीं, कभी समर्पित कभी नहीं। समर्पित क्या होता है? वो भी एक, अरे हम तो पूरे 24 घंटे नाटक के लिए समर्पित है, ये भी कभी नहीं होता। अच्छा। कभी नहीं होता। आपके रिहर्सल का वक्त जो भी है, कंपटीशन के लिए आपने नाटक लिया है तो 30-40 दिन आप काम कर रहे हो वहाँ तक ही। मतलब पहले तो 1980 से लगा के 1994 तक तो मैं सिर्फ एक्टिंग ही करता था। तो मैं उतना ही करता था जो मेरा कैरेक्टर है। अगर समर्पण की बात करें तो जब से डायरेक्टर बने हैं या निर्देशन करना चालू किया है, तब से थोड़ा सा एक सोच का दायरा बढ़ता है। आप एक पात्र करते हो और अब आपको 10 पात्रों को डायरेक्ट करना है, तो वो ऊपर फिर भी समर्पण का मतलब ये कि आप 24 घंटे उसी में लगे हो, ऐसा होता नहीं। भाई, आपका परिवार है, आपके यार दोस्त हैं, आपकी पारिवारिक जवाबदारियां हैं, आपके मित्र हैं, उसके बाद उनके साथ मिल के जाना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना है, पारिवारिक कार्यक्रम में जाना है, कुछ जवाबदारियाँ, सोशल माध्यमों की जवाबदारियाँ हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ चलती रहती है। हाँ, एक जरूर है कि निरंतर है, तो निरंतरता है इसमें। अरे इस बार नहीं करेंगे यार नाटक, ऐसा नहीं होगा कभी भी। करना ही है, इस कंपटीशन में जाना है, यहाँ करना है, गणेश उत्सव में शो करना है, उसके लिए जो भी जिद लग जाए, जितना कर सकते हो उतना करो, टीम को तैयार करो, उनको प्रोत्साहित करो, अपन खुद उनके कारण से प्रोत्साहित हो। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, प्रोसेस है। साथ ही नहीं परिवार का, हाँ निश्चित वो उनके सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, पहले आई बाबा, बाद में पत्नी, फिर दोनों बच्चियाँ। अच्छा। इनके सबका सहयोग है, और दोनों बेटियाँ और मेरी वाइफ भी मेरे साथ काम करती रही है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। नाट्य भारती के निर्देशक आप कब बने? 1994 में। नाट्य भारती के निर्देशक मतलब नाटकों के निर्देशक। हाँ। तो बाबा साहेब ने आपको कौन सा गुरु मंत्र दिया है अभिनय का, ये बताइए। सहज काम करो, मतलब जितने सहजता के साथ लोगों के सामने जा सकते हो। अच्छा। वो कैरेक्टर ले जा सकते हो। वो हमारा नाटक, हमारा कैरेक्टर इतना सहज होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए। वो गूढ़ है, अगर गूढ़ है, पात्र ही गूढ़ है तो गूढ़ है, पात्र ही विलन है तो विलन है, पात्र ही कॉमेडी है तो कॉमेडी है, हास्य का उसमें पुट है तो है। बिना मतलब के हास्य मत डालो। इधर से तालियां मिल रही है तो उधर की तरफ भी देख के सारे डायलॉग बोल रहे हो तो ऐसा मत करो। जिसको अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं ना कि रायता मत फैलाओ,
है ना। सही, सही। जितना सहज हो सके, जितने ईज तुम लोगों के सामने जा सकते हो, और संवाद अदायगी, तुम्हारे डायलॉग एक एक लोगों तक अच्छी सी आवाज़ में पहुंचना चाहिए। आखिरकार हम अभिनय क्या कर रहे हैं? हम वो कर रहे हैं जो लेखक ने लिखा है, उसको हम लोगों के सामने पूरे शरीर का उपयोग करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको नाटक, उसको नाटक कहते नहीं तो लोग पढ़ लेंगे ना नाटक को। सही सही सही। नाटक को पढ़ लेंगे लोग, फिर तुम्हारा काय का कोई देखेगा। तो तुम अच्छे ढंग से, गंदगी भी प्रस्तुत करना है तो भी वो साफ सुथरी होना चाहिए। सहज होने के लिए आपने कुछ किया कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो या तो सहज रूप से आ गया हो, हाँ, है ना। कई बार क्या होता है कि कई आर्टिस्ट को, कई बड़े बड़े कलाकारों को भी हाथों का उपयोग क्या करना चाहिए, उसमें एक आता है। तो हम अगर अरे यार इन हाथों का मैं क्या करूं, ऐसा सोच के अगर हम स्टेज पे जा रहे हैं ना, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। आप बिंदास रहो ना, सिर्फ उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि अगर ये मेरा हाथ अभी यहाँ गया है तो यहाँ क्यों गया है, उसका लॉजिक होना चाहिए। मेरे जेब में हाथ डाला है तो जेब में क्यों हाथ डाला है, मैं इस प्रकार से बैठा हूँ तो मैं इस प्रकार से क्यों बैठा हूँ। वो सारी स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स, वो सारी चीज़ें तय करते हैं। वो आपको सोचना है कि हम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी को अगर भगाना हो तो आप जोर से बोलोगे गेट आउट, और आप हैंड मूवमेंट से ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अभी ये जो मूवमेंट्स है, अभी ये हैंड मूवमेंट्स आपको सिखाने की जरूरत नहीं, ये सहज रूप से आ रही है। ये सहजता है। आपका शरीर है, आपके शरीर को आपको खेलना है। आप रोज यही तो करते हो, और क्या करते हो। ऐसा कोई पात्र जिसको करने के लिए आपने बहुत स्टडी की, अध्ययन किया और सीखा कुछ, ऐसा कुछ है? नहीं, पूरा नाटक जब डायरेक्ट करता हूँ ना, तो फिर वो नाटक ही बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। एक अलग से मैं कुछ जॉनर में जा रहा हूँ, अलग से कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन एक मुझे मौत चाहिए नाम का एक एकांकी की थी। अच्छा। तो उसमें वो क्वाड्रिप्लेजिया का पेशेंट था। तो अलग से मेहनत कुछ नहीं, लेकिन पूरे समय क्वाड्रिप्लेजिया मतलब यहाँ से पूरा पैरालिसिस नीचे तक, सिर्फ ये मूवमेंट्स और कुछ नहीं। तो पूरे नाटक में मुझे ये ध्यान रखना पड़ता था कि मेरे हाथ या पैर हिले नहीं, और मेरी सारी मूवमेंट, सारा वॉइस पे था पूरा। तो वो एक थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट, तो मच्छर काट रहा है या कुछ खुजली चल रही है तो आपने हाथ घुमा दिया तो आपका कैरेक्टर मर गया। तो वो इस प्रकार को, जैसे एक लंगड़े का है तो लंगड़े का कैरेक्टर करते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ की है वो आपको उसको कंटिन्यू करना, इतना ही। बाबा साहब के समय जो नाटक प्रस्तुत होते थे, वो समय और आज का दौर, आज का समय, उसमें जो परिवर्तन आया वो क्या है, कैसा है, और इसमें क्या आप करते हैं? अच्छा, नहीं, अभी देखो, बाबा साहब के समय के भी दो दौर थे। जब वो कंपटीशन में भाग लेते थे तो उन नाटकों का जो प्रस्तुतिकरण था वो बहुत अलग था, जिसमें विष्णु चिंसाड़कर गुरुजी भी मंच सज्जा किया करते थे, है ना। राहुल मारपुती जी का लेखन हुआ करता था कई नाटकों में। तो अच्छा, बाबा साहब के खुद के नाटक भी बड़े अलग ढंग के होते थे। उसमें एक हास्य का बोध होता था बात के पोर्शन में। जब हम गांव-गांव जाके शो करते थे तो निश्चितों से आपको लोगों को बांध के रखना है। कोई गंभीर रोने वाला नाटक कर रहे हैं या ऐसा नहीं, वो नाटक अलग शैली के होते थे। फिर कई नाटक सॉन्ग एंड ड्रामा डिपार्टमेंट के लिए प्रचार माध्यम के होते थे, छुआछूत समस्या है या परिवार नियोजन को बेस बना के, तो उन नाटकों के विषय अलग होते थे, तो उसको प्रस्तुत उसी हिसाब से करना पड़ता था। तो उनका जो एक कंपटीशन के नाटकों का एक दौर था वो अलग था। उसके बाद के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रमों का दौर अलग था, जिसमें वो गणेश उत्सव में, तुम भी थे उसमें शामिल कई बार, तो गणेश उत्सव के, नवरात्रि के नाटकों का वो एक दौर बड़ा अलग था। अब उसके बाद जब मैंने डायरेक्शन शुरू किया तो कंपटीशन के नाटक, है ना, कंपटीशन के नाटक जो बाबा साहब 1965-66 में 70 तक कर चुके थे, वो ट्रेंड बदल गया। अच्छा। स्क्रिप्ट्स बदल गई काफ़ी सारी। फिर वो एक बॉक्स स्टेज का जो एक माहौल होता था, वो माहौल बॉक्स स्टेज के बजाय सजेस्टिव नेपथ्य की तरफ जाने लग गए। फिर उसमें अब तकनीकी तौर पे अब जो चेंजेस है वो तकनीक का, टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हम स्क्रीन भी यूज़ कर रहे हैं, हम LED लाइट्स भी यूज़ कर रहे हैं। पर उसमें एक ही गड़बड़ है कि कई बार क्या होता है, तकनीक का अति उपयोग जब हो जाता है तो नाटक का जो प्रमुख जो शस्त्र है वो है अभिनय शास्त्र। तो अभिनय प्रधानता थोड़ी सी गौण हो जाती है, तो फिर वो नाटक उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर हम सिनेमा देख रहे हैं
ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है कि अभिनय प्रमुख नाटक होता है, नेपथ्य, लाइट, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, मेकअप ये सारे सपोर्टर हैं, ये उस माहौल को बनाने के लिए है। लेकिन ये अगर हाईलाइट हो जाए, ज़रूरत नहीं है तो भी हो जाए, तो आपका अभिनय मर जाता है, आपकी आंखें नज़र नहीं आएगी, आपके डायलॉग लोगों तक सुनाई नहीं देंगे। एक शॉकिंग दृश्य दिखाना है तो 30 बाय 20 फुट के उस मंच के ऊपर किसी एक कोने पे लाल लाइट आपने डाल दिया तो वो दृश्य उड़ जाता है। लेकिन उस दरमियान आपने एलईडी डाल दी तो पूरा का पूरा थिएटर लाल हो जाता है, तो वो दृश्य नहीं उठता। ये छोटी छोटी सी प्लस माइनस है, सबके अपने अपनी सोच है, हर डायरेक्टर अपने हिसाब से सोचता है। पर निश्चित तौर से नाटक जो है अभिनय प्रमुख है, वो बनाए रखो। तो ये टेक्निक जो है आजकल स्क्रीन भी वापर रहे हैं ना, अच्छा, उसका उपयोग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कई लोग कर रहे हैं। आपने नाटों के साथ साथ ब्रश से भी संवाद किया है? नहीं, ब्रश ब्रश नहीं, चित्रकला जरूर है, लेकिन मेरे पेंटिंग नहीं कहूँगा मैं उसको, ये पेपर कोलाज है। अच्छा, जिसमें ब्रश का मेरा उपयोग सिर्फ वो फेविकोल को उठाने तक का अच्छा है, अच्छा अच्छा। वो चिपकाने के लिए, ऊपर से कोई भी रंग का यूज़ नहीं करता है। वो कैसे शुरुआत हुई उसकी, क्या हुआ? पता नहीं, मतलब ऐसे ही चित्र स्केचेस तो करता था, स्केचेस करते करते यहाँ इंदौर के देवला लेकर कला विकितिका में एक कोलाज की प्रदर्शनी वो बेगड़ा साहब की जो देखी, तो ऐसा लगा कि कागज़ फाड़ के अपन भी कुछ करें। तो कागज़ फाड़ के तो अच्छा लगा, एक टेक्सचर बदल गया, पूरा जॉनर बदल गया, रियलिस्टिक होने के बावजूद भी एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी जाने लग गए उसमें। तो फिर वो अच्छा लगा, और फिर कई चित्र अखबारों में और पत्रिकाओं में छपे भी, तो फिर जहांगीर के लिए ऐसे ही भेज दिए, तो वो जहांगीर में सिलेक्ट भी हो गए। अच्छा, तो जहांगीर के लिए सोलो एक्टिंग दो बार सोलो पेंटिंग की कंपटीशन हो गई। हाँ, तो ब्रश का, कलर्स का मेरा कोई संबंध नहीं, रेडीमेड कलर, रंगीन कागजों को फाड़ो और चिपकाओ, क्या बात है, सिंपल सा गणित है। लेकिन आपकी चित्रकारी की तारीफ हाँ, किसी काफी कलाकार ने की थी, वो क्या था मामला? नहीं, बहुत अच्छी बात थी वो कलाकार की, चूंकि वो उनका कहना पड़ता था कि क्या पेपर, नाम था? मैं नाम बता रहा हूँ। ईश्वरी रावल जी की बात करो, विष्णु चिंचाड़कर जी की बात करो, कई लोगों ने तारीफ की, तारीफ अपनी जगह। जहांगीर आर्ट गैलरी में भी जब प्रदर्शनी लगी थी तो वहाँ पे भी एक बुजुर्ग कलाकार आए थे, नाम नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने तारीफ बड़े अलग ढंग से की थी। उन्होंने आपको बम्बई में रहना चाहिए था। हाँ, वो जावेद अख्तर जी ने कहा था, वो मंच सज्जा वाला मामला था। अच्छा, मंच सज्जा जो थीम बेस्ड में मंच सज्जा करता था ना, तो उनका वो तर्कश नाम का एक कार्यक्रम था। अच्छा, हाँ, तो तर्कश के लिए जो पीछे का जो बैकड्राफ्ट था वो आपने बना, सजेस्टिव मैंने बनाया था, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगा था। तो बोले आप यहाँ कहाँ हो, उन्हें तो नौकरी थी उस समय, नौकरी छोड़ के कहाँ जाएंगे। सही सही सही। अगली बात जो मेरे दिमाग में आती है कि आप जो आज के समय में कलाकार के, नाट्यकर्मी के समस्या हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपके? नहीं, देखो, रंगकर्म को बेस बना के अगर आपको करियर करना है तो शुद्ध रंगकर्मी, मतलब अभिनय करता होने के साथ तुम उतना पैसा नहीं कमा सकते, घर चलाने लायक। यहाँ कम से कम मध्य प्रदेश में, इंदौर में तो नहीं। उसके लिए आपको मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, हिंदी भाषी प्रदेशों में आपको कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में जाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे अभिनेता ही बनना चाहते हैं और सेलुलाइट पे जाना चाहते हैं, मतलब इंडस्ट्री में, टीवी में और इसमें कहीं जाना चाहते हैं, तो सिर्फ अभिनेता के चांसेस उस तुलना में कम है। अगर आप सब कुछ कर सकते हो तो ज़्यादा चांसेस है आपको अभिनय करने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में काम करते हैं, आप कैमरे पे काम करते हैं, आप एडिटिंग पे काम करते हैं, आप और बिहाइंड द कैमराज बहुत सारे काम आते हैं, वो करते हैं, तो आपको पैसा मिलना है, करियर चलना है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करना है तो आपको बड़े प्रयत्न करना बड़ा ज़रूरी है। पर उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप निरंतरता से लगो, कब कौन सी चीज़ क्लिक हो जाएगी आपको नहीं पता। इतनी सारी एड मैंने की है, लेकिन एक छोटी सी एड 10 सेकंड की अभी अच्छी सी चल रही है, तो वो लोगों को भारी है। मुझे नहीं पता था कि इतनी रिलीज़ हो जाएगी अच्छी से, तो ऐसा कुछ नहीं है।